हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पॉलिटी के एनसीईआरटीज। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। और 11th क्लास के एनसीईआरटीज हम लोग शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 1 हमने पूरा कर लिया है, आज हम चैप्टर 2 करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है। एंड द रीजन बीइंग, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी। बट मैं एक बात आपको बता दूं कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हो सकता है कि लेंथ ऑफ द वीडियो थोड़ा सा लंबा रहे, बट प्लीज स्टे ट्यून टुवर्ड्स द एंड। और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे या जब अपने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे या एग्जाम में अपेयर करेंगे तो आप इन अ बेटर पोजिशन होंगे टू आंसर द क्वेश्चंस। ऑल्सो इसके बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स आपको मेंस में भी हेल्प करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा सकता है, उसको पावर देने के साथ साथ उसकी पावर को लिमिट करता है। और इसका एक तरीका क्या है, भैया लोगों को कुछ राइट्स दे दो। जब लोगों के पास राइट्स होंगे तो गवर्नमेंट उन राइट्स को वायलेट नहीं कर पाएगी, एंड दैट वुड बी लाइक अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में कैसे फंडामेंटल राइट्स डाले गए, जो बाय द वे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। कौन से पार्ट में मिलते हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले के एनसीईआरटीज में हम ऑलरेडी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फंडामेंटल राइट्स का कर चुके हैं। मैंने आपको एक स्टोरी से याद भी कराए थे, प्लीज गो बैक एंड वॉच इट। ओके, तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या ये राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या सिर्फ दे दिए गए हैं, जुडिशरी का क्या रोल है इन राइट्स में, एंड फाइनली हम समझेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। देखिए, कहानी की शुरुआत इन्होंने एक रियल घटनाक्रम से करी है। बात करी जा रही है 1982 की। तो देखिए 1982 में क्या हुआ, एशियन गेम्स के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, जो बहुत ही गरीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लेकर आए और उनको लगा दिया ये फ्लाईओवर ओवर स्टेडियम्स बनाने में। अब ये जो मजदूर थे वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में रह रहे थे, इनको बहुत कम पैसा दिया जा रहा था, इवन लेस देन व्हाट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इस पूरी चीज को कुछ सोशल साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे और उन्होंने इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि आप किसी को भी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेज से कम पैसा नहीं दे सकते। ये एक तरह से बेगार है, बेगार या फिर फोर्स्ड लेबर, जब आपको या तो अपने काम के लिए बिल्कुल पैसा नहीं दिया जाता या जितना आप डिजर्व करते हैं या जो मिनिमम है उससे कम दिया जाता है। बाकायदा कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को बोला कि आप इंश्योर करिए कि जितने भी वर्कर्स हैं, एक तो आप इनको अच्छी कंडीशंस में रखेंगे, दूसरा आप इनको जो मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब्ड है वो देंगे। अब आप देखिए कैसे एक फंडामेंटल राइट ने, कौन सा फंडामेंटल राइट, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे पास एक राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसका इस्तेमाल कर कर इन मजदूरों को क्या दिलाई गई, इनकी जो मापदंड होना चाहिए था, इनका जो वेतन होना चाहिए था वो दिलाया गया। दिस वाज अबाउट एशियन गेम्स। दूसरी कहानी हमें एनसीईआरटी ने बताई है अबाउट मचाल लालूंग। तो देखिए इनको जेल में डाला गया था, अरेस्ट किया गया था जब ये 23 ईयर्स के थे, असम के थे ये। और इनको जो है चार्ज था कि इन्होंने किसी को बहुत ज्यादा ग्रीवियस इंजरीज पहुंचाई हैं। जब इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा था ये पाया गया दैट ही वाज वेरी अनस्टेबल मेंटली, इसलिए उनको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बट फाइनली उनका ट्रीटमेंट हुआ एंड ही वाज ओके। 67 1967 से 66 1996 67 से 1996 तक बहुत बार डॉक्टर्स ने ये लिखा जेल अथॉरिटीज को कि अब ये फिट है और अब इनका ट्रायल आप लोग शुरू कर सकते हैं। बट इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। आप समझिए, ही वॉज इन जेल ऑल दिस वाइल। अब आप जरा इमेजिन करिएगा, 23 ईयर्स के थे ये जब ये जेल गए थे, एंड जब ये रिलीज हुए ही वॉज 77, यानी कि 54 ईयर्स। मतलब अगर उन्होंने सच में वो क्राइम किया भी था तो ही वॉज सर्विंग द जेल टर्म फॉर मोर देन व्हाट वाज द क्राइम फॉर। तो वो कस्टडी में थे और उनका केस कभी हियरिंग के लिए आया ही नहीं। कैन यू इमेजिन इट, कि फाइनली प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई थी जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसमें इंटरफेयर किया। जस्ट अंडरस्टैंड, वो अंडर ट्रायल थे ऑल दिस वाइल विदाउट इवन गेटिंग अ फ्री ट्रायल। आपको नहीं लगता ही शुड हैव बीन एटलीस्ट
एटलीस्ट डिजर्व द चांस टू गो टू ट्रायल। ये एक्सट्रीम वायलेशन है हमारे एक फंडामेंटल राइट का, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आप किसी की भी राइट, किसी की भी लाइफ और किसी की भी लिबर्टी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए बिना नहीं ले सकते। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे हैंग टिल डेथ का भी पनिशमेंट होता है, डेथ पेनल्टी होती है, बट आर्बिट्रली नहीं हो सकती। सबको ये हक है कि एक तो फेयर ट्रायल हो और दूसरा एक स्पीडी ट्रायल हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है? डू यू थिंक व्हाट आर द वेज जिससे हम ये स्पीडी ट्रायल कर सकते हैं? क्योंकि स्पीडी ट्रायल इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। उसका रीजन यही है कि बहुत सारे पेंडेंसी ऑफ केसेस है, कई बार इग्नोरेंस है। आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी डन? व्हाट कैन बी सम पॉसिबल सॉल्यूशंस? हम अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करें तो व्हाट डू यू थिंक, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि हम बहुत जल्दी जो है ट्रायल्स कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रेजेंट स्पीड से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट इंस्टेंस में वायलेशन हो रहा था, राइट था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था आपके पास, उसको चैलेंज किया गया, वर्कर्स को अपना राइट मिल गया। यानी कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि राइट जब गारंटेड था तो जुडिशरी ने इंश्योर किया कि वो लोगों को मिले। इसीलिए राइट गारंटेड होना बहुत जरूरी है ना। टॉकिंग अबाउट ये राइट्स एक्चुअली है क्या, हमें एक बात तो समझ में आ गई दोनों एग्जाम्पल से कि राइट्स होना भी जरूरी है और उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। सिर्फ राइट्स होना काफी नहीं है, राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। और अगर किसी रीजन से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास तरीका होना चाहिए जिससे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर कर सकें। तो एक्चुअली राइट्स क्या है? राइट्स एक ऐसे सेट ऑफ मेंशन्ड अधिकार हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं और जो सरकार को कुछ ऐसा करने से रोकते हैं जिससे इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचे। और अगर नुकसान पहुंच रहा है, अगर कोई वायलेशन हो रहा है, तो आप उसके लिए रेमेडी सीख कर सकते हैं। याद करिए ना, कैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कोर्ट के पास गए थे हम। यानी राइट इज नॉट अ मर्सी, राइट इज नॉट समथिंग दैट इज अ मर्सी ऑन यू। याद रखिएगा, राइट इज अ क्लेम, ये आपका क्लेम है। इट इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन बिस्टोर्ड ऑन यू एज अ मर्सी। तो कोई स्टेट एहसान नहीं कर रहा है। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स आर योर क्लेम एंड इट इज नॉट गिवन टू यू बाय द गवर्नमेंट, इट इज गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमारे राइट्स को कहाँ कहाँ से खतरा हो सकता है। मे बी बाय अनदर पर्सन, मे बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? इन सच अ सिचुएशन आपको प्रोटेक्शन किससे चाहिए होगा? समटाइम्स यू माइट नीड इट फ्रॉम अ person, you might need it from a private organization, or sometimes you might need it from the government itself. Okay, so now let's talk about the fundamental rights in the Indian Constitution. तो देखिए, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, डेफिनेटली उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट उससे पहले ऑलरेडी बहुत सारी बेसिक बातों पर सहमति बन चुकी थी। और फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो राइट्स होने चाहिए, इसकी डिमांड मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली एक कंसेंसस था कि जब भी भारत आज़ाद होगा, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए होंगे और इन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, इफ यू फोकस ऑन द वर्ड फंडामेंटल, आपको बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। जब हम कहते हैं फंडामेंटल तो इसका मतलब क्या है? आधारभूत, यानी जो बहुत बेसिक है। तो ऐसा नहीं है कि और राइट्स नहीं है। मैं कह सकती हूँ अगर बहुत सारे राइट्स हैं तो उनमें से जो सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। यानी कि ये वो राइट्स हैं जिनके बिना आप एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस इमेजिन नहीं कर सकते। आपको ये राइट्स चाहिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन के लिए। और इसीलिए आप देखिए, जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, यू हैव अदर राइट्स ऑल्सो, बट डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स खुद कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। पर अगर मैं ऑर्डिनरी राइट्स की बात करूं तो वो आपको कहाँ से मिलते हैं? ऑर्डिनरी लॉ से। यानी ऑर्डिनरी राइट्स किससे मिलेंगे आपको? ऑर्डिनरी लॉ से। इसका ये भी मतलब है कि कल को अगर आपके किसी ऑर्डिनरी राइट में बदलाव करना है तो वो बदलाव करना बड़ा आसान है। यू सिंपली हैव टू चेंज दैट ऑर्डिनरी लॉ। पर अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस बात को समझिए, कनेक्ट करिए, ये इतने जरूरी हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनको बदलना कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने जैसा है और इसीलिए बदलना मुश्किल है। ऑर्डिनरी राइट्स ऑर्डिनरी लॉ से आते हैं, इसीलिए उन्हें बदलना आसान है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, इसीलिए उनको बदलने का एक ही तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं अगर वायलेशन है तो क्या होगा। इस केस में जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुक एट दिस लाइन, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, पर उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसको दी? जुडिशरी को। नाउ प्लीज फोकस, यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रॉम वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ भी कर रही है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप किसके दरवाजे पर जाओगे? जुडिशरी के पास। चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शंस हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जुडिशरी ने उन्हें इलीगल डिक्लेयर किया है, ये बोलते हुए कि ये क्या वायलेट कर रहे हैं, इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, या फिर इवन इफ दे आर रेस्ट्रिक्टिंग इट, यानी कि आप उनके स्कोप को लिमिट कर रहे हैं, तो भी आप ये कह सकते हैं दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ऑल सेड इट डन, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से ये एब्सोल्यूट नहीं है? ये अनलिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बिना किसी कंडीशंस के आते हैं। there would always be conditions attached। ये एक important point है, याद रखिएगा। fundamental rights are not absolute, they are not unlimited, इन पे restriction लगाया जा सकता है। but एक और important point, ये restriction reasonable होना चाहिए। unreasonable restriction आप fundamental rights पर नहीं लगा सकते। तो हमने क्या क्या समझा? fundamental rights absolute नहीं है, ठीक है, unlimited नहीं है, तो क्या उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, पर वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे होने चाहिए? रीजनेबल। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? रेस्ट्रिक्शंस कैन बी देयर बट दे हैव टू बी रीजनेबल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम जो है फंडामेंटल राइट्स पर आ जाते हैं और एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते क्या है? यू फाइंड इट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बुक में एक एक राइट को एक्सप्लेन किया हुआ है, हम एक एक राइट उठाएंगे, उसे समझेंगे। इससे पहले आई लिंक द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स की निमोनिक के थ्रू याद करे थे। प्लीज गो बैक, उसको एक बार आप याद कर लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो सबसे पहला राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। इसमें एक टर्म कई बार आता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और बच्चों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं कि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है। तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली ये कहता है कि कोई भी इंसान, कोई भी, नो पर्सन, एनीबडी यू आर टॉकिंग अबाउट, इज अबव द लॉ ऑफ द लैंड। यानी आपके देश में अमीर है, गरीब है, प्राइम मिनिस्टर है, ऑर्डिनरी इंसान है, सबके ऊपर सेम सेट ऑफ लॉ लगेगा और कोई भी इस लॉ से ऊपर नहीं है। यानी आप समझ रहे होंगे, इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। नेगेटिव इन द सेंस, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि सबसे ऊपर लॉ है और कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है। यानी कानून की नजर में सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉ जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए सब बराबर हैं। ये हो गया आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक यूएस बेस्ड कॉन्सेप्ट है और इसका थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनोटेशन है। देखिए इसका क्या मतलब है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग। इसका मतलब है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ये बोलता है कि ट्रीट इक्वल्स इक्वली, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रीट अनइक्वल्स अनइक्वली। का मतलब क्या है भाई, व्हाट डू यू मीन? अब देखिए, समाज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी शारीरिक विषमता का शिकार है, मे बी दे हैव सम फिजिकल डिसेबिलिटी, राइट? किसी को दिखाई नहीं देता या किसी के पैर में प्रॉब्लम, दे कैन बी एनी डिसेबिलिटी, राइट? वहां पर आप ये बात समझिए कि अगर मैं उनके लिए एक स्टेयरकेस लगा रही हूँ, अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम आ रही है एंड गवर्नमेंट ने ये मैंडेट कर दिया कि सारे स्कूल्स में एक स्टेयरकेस की जगह एक रैंप होना चाहिए ताकि वो इजीली चढ़ सके। अब आप में से कोई ये कह सकता है ये तो आप गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए।
पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि आपको लॉ के थ्रू सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना है। अब जो इंसान चल नहीं पा रहा है उसको लॉ कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये इंश्योर करके कि उसके पास एक रैंप हो। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है, जिसका सिंपल मतलब ये आता है कि आप लॉ यूज करो बट लॉ को फेयरली इम्प्लीमेंट करो। यानी अगर दो लोग इक्वल हैं तो आप उनको इक्वली ट्रीट करो, लेकिन अगर वो बाय नेचर अनइक्वल हैं तो आपको उनको अनइक्वली ट्रीट करना पड़ेगा ताकि वो साथ आ सके। ये वही बात है कि अगर कोई रेस पीछे से शुरू कर रहा है तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एंड कोई ऑलरेडी आगे से स्टार्ट कर रहा है तो वो सेम टाइम में उस रेस को कंप्लीट करेगा। सो रिमेंबर, इंडिया में हम दोनों ही कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है, इट सेज लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि लॉ को हम पॉजिटिवली फेयरली अप्लाई करेंगे, ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। Now let us go one by one, discuss all the rights। एक करके सारे राइट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी क्या बोलते हैं? इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। आप किसी को शॉप, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, बादिंग गार्ड, प्लेस ऑफ वर्शिप रोक नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ नहीं नहा सकते। आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि आप इस कास्ट के हैं आपको ये जॉब नहीं मिलेगी, आप इस रेस के हैं आपको ये, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, आपको अभी सुनने में लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है। ऑब्वियसली सबको राइट है बेदिंग प्लेसेस में जाने का, सब लोग जा सकते हैं प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट में। एक समय ऐसा था जब ये सबको नहीं मिला हुआ था। हमारी सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था, कुछ फॉर्म में अभी भी करता है, बट क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था इसीलिए ये स्पेशल प्रोविजंस डालना बहुत जरूरी था। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी को बैन किया गया आर्टिकल 17, याद रखिएगा इस बात को। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी। बिल्कुल, और इसको बिल्कुल पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है आर्टिकल 17 के तहत। राइट टू इक्वालिटी में मेंशन्ड है कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी को भी कोई स्पेशल टाइटल नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल महाराजा और सो एंड सो। ऑफकोर्स मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स मिल सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट हम कहते हैं, कर्नल हम कहते हैं, या डॉक्टर अगर पीएचडी की हुई है तो हम कहते हैं। मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड में आपको टाइटल्स मिल सकते हैं बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू हैव अर्न फॉर योरसेल्फ। बट क्योंकि आप एक राजघराने से बिलोंग करते थे या व्हाटएवर, तो आपको कोई टाइटल कन्फर नहीं किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं दैट कम डाउन टू द फैक्ट कि सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड स्टेटस, सेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड स्टेटस एक डेमोक्रेसी में बहुत बहुत जरूरी है। याद करिए ना, प्रीएम्बल में भी तो हम इक्वालिटी पढ़ के आए थे। दो बातें पढ़ी थी हमने, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ट्राई एंड रिकॉल, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम आर्टिकल 16(4) पर अभी आएंगे, बट जस्ट रिमेंबर प्रीएम्बल में क्या दे रखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली नॉट एवरीबडी इज इक्वल इन अ सोसाइटी, बट क्या उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करके कभी इक्वल हो पाए, राइट? एंड डेफिनेटली एक बात याद रखिएगा, इसमें आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने भी मेंशन करा है, फोकस करिएगा। आपने बोल दिया इक्वालिटी है, यानी आपको सबको बराबर ट्रीट करना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि स्टेट कभी कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं लेकर आ सकता? याद करिए, मैंने आपको कहा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्लियरली कहता है, नथिंग इन द स्टेट शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented। यानी कि इनडायरेक्टली आर्टिकल 16(4) ये बोलता है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये वायलेशन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप जो है डिस्क्रिमिनेट तो कर रहे हो, बट इट इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो, बट ये क्यों कर रहे हो? ताकि वो लोग जो सालों से पीछे रह गए थे, जो अभी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, वो स्टेट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन पा सके। आई एम नॉट डिबेटिंग ओवर रिजर्वेशन
लेट्स नॉट गो इनटू इट राइट नाउ, देयर इज नो पॉइंट, बट मैं आपको एक टर्म यहाँ पर समझा रही हूँ, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। याद रखिएगा, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बट इन अ पॉजिटिव वे to bring these people, to bring people who are left out in the society into the mainstream. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 याद रखिएगा, क्लियरली लिखा हुआ है, रिजर्वेशन इज नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है रिजर्वेशन, प्लीज रिमेंबर, राइट। और ऑब्वियसली आपने बार बार बोला है हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर देनी है तो उसके लिए तो रिजर्वेशन और ज्यादा जरूरी हो जाता है, प्लीज रिमेंबर। 21 भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम राइट टू फ्रीडम पर आ गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप किसी भी इंसान की लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते एक्सेप्ट एक ही तरीका, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कानून ने जो तरीका तय कर दिया कि भैया पहले केस फाइल होगा, फिर ट्रायल चलेंगे, फिर जजमेंट आएगा, फिर अगर डेथ पेनल्टी आई है तो आपके पास और ऑप्शंस हैं, आप मर्सी पिटिशन के लिए जा सकते हो, आप क्यूरेटिव पिटिशन के लिए जा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी की भी लाइफ बिना प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करे नहीं ले सकते हो। यानी कि दूसरे शब्दों में आर्बिट्रली किसी को नहीं मारा जा सकता और आर्बिट्रली किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। रिमेंबर आर्टिकल 21। इससे हम आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम में। देखिए, ऑफ कोर्स लिबर्टी का मतलब क्या है कि आपके पास सोचने की, बोलने की, अपनी बात एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है। हाउएवर, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि सारे फंडामेंटल राइट्स अनलिमिटेड नहीं है, दे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। सिमिलरली राइट टू फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आपका जो मन चाहेगा आप बोलेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे एंड etc etc. You are not supposed to say anything that comes to your mind. वैसे भी राइट, ऑल ऑफ अस शुड बी sane enough कि जब हम बोल रहे हैं तो दो बार सोच लें कि हम क्या कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं, राइट। नाउ therefore फ्रीडम आपको मिली हुई है, बट रिमेंबर आप अपनी फ्रीडम अगर रेस्ट्रिक्शंस के बिना यूज करेंगे तो उससे आप कहीं ना कहीं दूसरे की फ्रीडम हार्म कर रहे हैं। तो यू हैव द राइट टू यूज योर फ्रीडम बट विदाउट थ्रेटनिंग द फ्रीडम ऑफ others and without endangering the law and order situation, right? आप कहिए जो आपको कहना है, बट अगर उससे लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान हो रहा है तो आप वो नहीं बोल सकते। यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट एंड रिमेंबर वन मैन्स राइट, वन मैन्स ड्यूटी इज अदर मैन्स राइट। जब आप अपने राइट्स पूरे, ड्यूटीज पूरी करेंगे तभी दूसरे लोग अपनी राइट्स एंजॉय कर पाएंगे। नाउ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपसे कोई भी आपकी लाइफ नहीं छीन सकता। अगर प्रोसीजर जो लिखा गया है लॉ में उसको फॉलो नहीं किया गया है तो आपको ना कोई डेथ सेंटेंस मिल सकता है, ना आपसे कोई आपकी लाइफ छीन सकता है। लाइफ छीनने का एक ही तरीका है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको डेथ पेनल्टी नहीं मिल सकती, मिल सकती है अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, सारे प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए। मुझे लगता है आप गलत हैं या पुलिस को भी लगता है कि आप गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से आपकी पर्सनल लिबर्टी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसका मतलब देखिए क्या है, आपको अगर अरेस्ट किया गया है, ये प्रोविजन है जो हमारी पर्सनल लिबर्टी को बचाता है, तो नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड्स फॉर सच एन अरेस्ट। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया। आपको, आप पूछ सकते हैं व्हाई एम आई बीइंग अरेस्टेड एंड यू हैव टू बी टोल्ड द रीजन ऑफ द अरेस्ट। इसके अलावा अगर आपको अरेस्ट किया गया है, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, सो डोंट टेक इट लाइक आपका अरेस्टमेंट हो रहा है, डोंट टेक इट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग, राइट। आई होप यू गेट दैट। जिस भी इंसान को, चलिए ऐसे बताते हैं नहीं तो आप लोग सब डर जाएंगे, हम तो स्टेट का पार्ट बनने वाले हैं, है ना, आप हमें कहाँ अरेस्ट करवा रही है, ओके। तो इफ अरेस्टेड, जो भी इंसान जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, अपने लिए एक लॉयर रखे, और अगर लॉयर नहीं मिल रहा तो सरकार को उसे लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब भी आपको अरेस्ट किया गया है, ये मैंडेटरी है कि आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? देखिए, मजिस्ट्रेट जो कि पुलिस का पार्ट नहीं है, मजिस्ट्रेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पुलिस, वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये जो अरेस्ट हुई है ये जस्टिफाइड भी है या नहीं है। वो डिसाइड करेगी कि ट्रायल्स में बताएगी कि भैया अगले ने गलती करी या नहीं करी। बट सबसे पहली बात, क्या इनफ एविडेंस था कि आपने इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया, या वो गिरफ्तारी ही गलत है। इनफैक्ट मैजिस्ट्रेट ये भी बोल सकते हैं कि आप इनको रिलीज करिए कि आपने गिरफ्तारी
गलत की है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी आपसे तब तक नहीं छीनी जा सकती है जब तक कि आपके लिए जो प्रॉपर प्रोसीजर स्टैब्लिश था उसको फॉलो नहीं किया गया। ऑब्वियसली ये एक छीनने वाली बात है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तो इसका कॉनोटेशन थोड़ा नेगेटिव है। बट बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये भी कहा कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, आप लोगों से लाइफ छीन रहे नहीं हो ये काफी नहीं है, आप उनको एक अच्छी लाइफ एज अ स्टेट प्रोवाइड कर पा रहे हो, ये भी इस राइट का स्कोप है। यानी कि यू हैव टू सी कि लोग बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ रह रहे हैं या नहीं, कहीं उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। इसीलिए आप देखते हैं कितने सारे लाइवलीहुड शेल्टर स्कीम्स बनते हैं, आवास योजनाएं बनती हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अगर आप लोगों को बेसिक लिविंग कंडीशंस, रोटी कपड़ा मकान नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो भी कहीं ना कहीं ये उनके राइट टू लाइफ का वायलेशन है। याद करिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में कहा था हमारे फंडामेंटल राइट्स का स्कोप फ्यूचर में बढ़ सकता है। स्कोप मतलब उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, उसका दायरा, उसका इंटरप्रिटेशन बदल सकता है, और इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास क्या है, जुडिशरी। व्हाट अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ट्राई कनेक्टिंग इट, आपको इतना मजा आएगा पॉलिटी पढ़ने में अगर आप एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ेंगे। और देखिए ना कहीं इसीलिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग भी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक बार फंडामेंटल राइट्स बना दिए अब तो भाई सो जाते हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका कोई स्कोप नहीं बढ़ेगा। नहीं, स्कोप बढ़ रहा है। यानी कि फंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेड नहीं है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए ऑर्डिनरीली एक इंसान को कब अरेस्ट किया जाता है, या तो आपने रिपोर्टेडली कोई ऑफेंस किया है, वंस यू हैव डन समथिंग, यानी जो आपकी डिटेंशन होती है, जो आपका अरेस्ट होता है, वो आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द ऑफेंस होता है। बट कभी कभी अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एप्रीहेंशन यानी शक के बेसिस पे भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर ऐसा लग रहा है दैट यू आर इंगेज्ड इन सम अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी आप कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है दैट यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग रॉन्ग, आप कुछ फ्यूचर में गलत कर सकते हैं। तो टू प्रिवेंट दैट, आप समझ रहे हैं, सो दैट यू डोंट डू दैट, आपको डिटेंशन में रखा जाता है। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का सिंपल मतलब क्या है, जब सरकार को ये लगता है कि कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर को, देश के पीस को, देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा एप्रीहेंशन है, ऐसा शक है, तो आपको डिटेन किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। बट इसमें कंडीशन है, ये एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए, जिसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड इसको रिव्यू करेगा। अगर उनको भी लगता है दैट इट इज वेरी नेसेसरी टू कंटिन्यू विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन, तभी ये किया जा सकता है। देखिए एट फर्स्ट ऑफकोर्स ये हमें बहुत सही लगेगा कि भैया ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे हम एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि ठीक भी है। बट एविडेंसेस ने, आज तक की हिस्ट्री ने ये प्रूव किया है कि इस प्रोविजन को गवर्नमेंट द्वारा बहुत मिसयूज भी किया गया है। कई ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया जो डेफिनेटली वो डिजर्व नहीं करते थे, और बहुत सारे लोग बहुत सालों तक जेल में रहे अलग अलग गवर्नमेंट ड्यूरेशंस के दौरान। तो डेफिनेटली कई सारे ऐसे सोशल साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स हैं जिनका ये मानना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से हमें बचाने के लिए कुछ ग्रेटर सेफगार्ड्स होना जरूरी है। आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव हर्ड ऑफ यूएपीए और नॉट। आप मुझे बताएगा आपको पता है यूएपीए और प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या कनेक्शन है। आई वांट यू टू एक्सप्लोर दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ डेफिनेटली ये लॉ मिसयूज हुआ है और फ्यूचर में भी मिसयूज हो सकता है, तो डू वी नीड सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर इट, इस बारे में काफी चर्चा हुई है। और डेफिनेटली एक टेंशन तो है बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और दूसरी साइड प्रिवेंटिव डिटेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, ऑब्वियसली यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर क्या वो आप बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? मैंने आपको कहा ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। ये समझना जरूरी है कि इन सब राइट्स पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, आपके पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट, पीस पर अगर नुकसान आ रहा है, मोरालिटी पर अगर नुकसान आ रहा है, तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोका जा सकता है। आपके पास फ्रीडम टू असेंबल है, पर कोरोना में आपको रोका गया था टू असेंबल, क्यों? बिकॉज इट वॉज फॉर द ग्रेटर गुड्स। आप असेंबल हो सकते हैं, लेकिन आप आर्म्स के साथ असेंबल नहीं हो सकते, पीसफुली असेंबल होंगे आप।
ये कहने का अगेन मतलब ये है कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है और क्योंकि इन पे रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है, हालांकि याद रखिएगा मैंने आपसे कहा था कि ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए, बट हमें ये भी समझना पड़ेगा दैट ये जो रीजनेबिलिटी है ये हमेशा अलग अलग हो सकती है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज रीजनेबल फॉर मी माइट नॉट बी रीजनेबल फॉर यू। और इसीलिए सरकार कई बार, अलग अलग सरकार, में किसी एक सरकार का नाम नहीं ले रही, इस अनरीजनेबल और रीजनेबल का जो फर्क है उसको मिसयूज करती है। और कोई भी ऐसी पॉलिसी जो इन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत हो सकती है। बट इसमें सबसे बड़ा रोल पता है किसका है? हम लोगों का। जितने हम अवेयर रहेंगे, जितने हम विजिलेंट रहेंगे, जितने हम अपने राइट्स को गार्ड कर कर रखेंगे, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा टू नॉट टेक अवे आवर राइट्स फ्रॉम अस। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें भी कई लोगों का डिससेटिस्फैक्शन था कि क्या इतने रेस्ट्रिक्शंस इन राइट्स पे होनी चाहिए। हर आर्टिकल के बाद आपने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट हमें समझना पड़ेगा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ये रेस्ट्रिक्शंस होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट बना देते तो इट वुड हैव बीन अ बिग बिग मेस। फिर सब अपने राइट्स के बारे में सोचते। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब तक आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, जब तक आप रेस्ट्रेन नहीं लगा रहे हैं, तब तक दूसरे लोग अपना फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते। बट एनीवे, दैट्स अ डिबेट दैट वी कैन कंटिन्यू डूइंग, बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर, कोई भी राइट्स अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होते, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और चीज हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, दैट इज राइट ऑफ द अक्यूज्ड। अब जिन पर ये आरोप लगा है कि आपने सो एंड सो क्राइम किया, वो अक्यूज्ड है, राइट? दैट पर्सन इज नॉट प्रूवन टू बी गिल्टी। देखिए हम एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि जब तक कोर्ट ये नहीं कह देता दैट दिस पर्सन इज गिल्टी, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि दैट पर्सन इज इनोसेंट। हालांकि हम ऐसा नहीं करते, हम तो मीडिया ट्रायल्स ही कर देते हैं। बट जो लॉ है वो ये कहता है कि कोई भी तब तक गिल्टी नहीं है जब तक कोर्ट ने उसे गिल्टी नहीं कह दिया। यानी कि अगर वो गिल्टी नहीं है तो इनोसेंट है, और अगर इनोसेंट है तो उसको कुछ राइट्स मिलने ही चाहिए। तो इसको कहते हैं द राइट ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि जो भी अक्यूज्ड है उसको इनफ चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको 3 राइट्स प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं नो डबल जेपरिडी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका देखिए बेसिकली मतलब क्या है कि आपको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप बिना हेलमेट के अपनी बाइक ड्राइव कर रहे हैं और आपको एक रेड लाइट पर पुलिस ने पकड़ा, आपका चालान काटा। ऑब्वियसली अगर आप निकले हैं तो आप यहाँ तो वापस घर जाएंगे, या जहाँ जा रहे थे वहां जाएंगे। अब आप लेट्स से नेक्स्ट चेक पोस्ट पे फिर से आपको पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो क्या आपका चालान दोबारा कट सकता है? नहीं। ऑफेंस सेम ही है ना, आपने हेलमेट नहीं पहना था आज, बट अगर आप कल फिर से ऑफेंस वही करते हैं, यानी आप कल फिर से हेलमेट नहीं पहनते, तो आपका चालान कट सकता है। यानी कि अगर वही क्राइम 2 बार रिपीट किया, रिपीटेड क्राइम है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रही। बट फॉर द सेम क्राइम आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। सिंपली जैसे अगर आपने एक दिन हेलमेट नहीं पहना, आप एक रेड लाइट से दूसरी रेड लाइट पे गए, तो आपका फिर से चालान नहीं कट सकता है। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, फॉर मोर देन वंस। किसी भी लॉ, किसी भी एक्शन को आप बैकडेट से इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं आज ये स्वालिन खा रही हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग, जस्ट से मैं ये खा रही हूँ, ठीक है, और कल को इसमें कुछ ऐसा पाया जाता है जिससे गवर्नमेंट ये कह देती है कि जो भी इसको खा रहा था वो कल्प्रिट है, और जिसने भी इसको खाया उसको जेल में डालो। तो एज ऑफ टुडे इट इज कम्प्लीटली लीगल टू हैव स्वालिन, राइट? कल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, कल अगर आप इसको इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप ये बैकडेट से नहीं कर सकते, बिकॉज आज तो मुझे नहीं पता कि इसको खाना इलीगल हो जाएगा फ्यूचर में। तो यू कैन नॉट पनिश पीपल फॉर समथिंग दैट दे हैव डन विच वाज नॉट अ क्राइम बैकडेट में। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई लॉ ऐसा नहीं बना सकते जिसमें आप पीछे जाकर किसी चीज को बैकडेट से इलीगल डिक्लेयर कर दें। आज से आप कर सकते हैं, बैकडेट में नहीं कर सकते।
किसी भी इंसान को आप ये नहीं बोल सकते कि वो खुद के खिलाफ एविडेंस दे, फोर्स नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ऐसा क्यों कहते हैं, समझिए इस बात को। अगर आप किसी को फोर्स करेंगे अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए, तो वो जबरदस्ती भी हो सकता है, राइट। हो सकता है पुलिस जबरदस्ती प्रेशर बनाकर या एक्साइजेड अथॉरिटी प्रेशर बनाकर एविडेंस देने के लिए बोले। इसीलिए किसी भी इंसान को अपने अगेंस्ट एविडेंस देने की बात नहीं कही जाती है। इसको कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तीन चीजें राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मत बोलिएगा इसको, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये आपको इंश्योर किया जाता है। इसका सबसे प्रोमिनेंट चीज है बेगार या फिर फोर्स्ड लेबर। मैंने आपको बताया था, अगर आपसे काम कराया जा रहा है और उसके बदले में जितना पैसा आप मिनिमम डिजर्व करते हैं, या तो वो आपको नहीं मिल रहा, या कुछ भी नहीं मिल रहा, या आपको फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, दैट इज नॉट परमिटेड। ये आपका राइट है कि आप इसके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं। ऑब्वियसली एक और चीज जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जहां पर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट अ कमोडिटी, आप उनको खरीद बेच नहीं सकते हैं, एंड इनफैक्ट दे आर यूज्ड एज स्लेव्स, ये भी परमिटेड नहीं है, ये भी इसके स्कोप में आता है। एंड चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, तो मैंने आपको बताया इट इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। एंड ऑल्सो रिमेंबर द पॉइंट ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में देखिए क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि आप किसी भी बच्चे को जो 14 ईयर्स से कम एज का है, उसको किसी भी डेंजरस जॉब में नहीं ले सकते, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस, राइट, इसमें आप नहीं इंगेज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यू सी चिल्ड्रन वर्किंग इन द एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, राइट। बट चाइल्ड लेबर से इसमें डेफिनेशन क्या है, हैजार्डस जॉब्स या फिर डेंजरस जॉब, राइट। एंड ऑब्वियसली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें एनसीईआरटी ने कही है, देखिए फंडामेंटल राइट्स ना कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक तरफ आपने बोला कि आप चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है जी, अब ये बच्चा चाइल्ड लेबर से तो फ्री हो गया, यानी नेगेटिव जो चीजें थी इसकी लाइफ से वो हट गई, बट आपको उसकी लाइफ पॉजिटिव भी तो बनानी है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो अबाउट मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस। तो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का स्कोप बढ़ाकर क्या ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन। अब इन दोनों को कंबाइन करिए, आपने चाइल्ड लेबर हटाया, बच्चे को राइट टू एजुकेशन दिया, मीनिंग मिला आपके राइट को। तो वन राइट कमिंग टुगेदर विद अनदर राइट, ये मीनिंग टू बोथ द राइट्स, ये है ब्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन की, और इंटरलिंकेज कर कर अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी। आगे बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं पहले भी आपको पढ़ा के आई थी, भारत एक सेक्युलर देश है, हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ रह रहे लोग कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, जिसका सिंपल मतलब है कि आप फ्री हैं, आप चाहें जो रिलीजन प्रैक्टिस करें। इनफैक्ट आपको ये भी चॉइस दी गई है कि आप चाहें तो कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस ना करें। आपको ये भी बोला गया है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, लोगों को उसके बारे में बता सकते हो, यू कैन प्रोफेस, यू कैन टेल कि क्या अच्छा है आपके रिलीजन के बारे में, ये नहीं कि किसके दूसरे में क्या बुरा है, राइट। बट क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट है, मैंने आपसे कहा इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इसमें भी लिमिटेशंस हो सकती हैं। अगर सरकार को लग रहा है कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से पब्लिक ऑर्डर में नुकसान हो रहा है, मोरालिटी पे नुकसान हो रहा है, हेल्थ पे नुकसान हो रहा है, तो आपकी वो प्रैक्टिस रोकी जा सकती है। आप तब ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी एक अनलिमिटेड या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पास्ट में हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल सती सिस्टम को अबॉलिश करना हुआ, ह्यूमन सैक्रिफाइस को अबॉलिश करना हुआ, या फिर ट्रिपल तलाक बैन जैसे जजमेंट आए। ये क्या है, यू आर restricting the scope of fundamental right, but you are putting restrictions which are reasonable। हमेशा याद रखना, reasonable restrictions हो सकती हैं। अगर reasonability पे कुछ डाउट है तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, जुडिशरी बताएगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन था या नहीं था। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये भी बोलता है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ कि व्हाट इज गुड इन माई रिलीजन, क्या अच्छा है, क्या क्या चीजें आपको हमारे रिलीजन से सीखने को मिलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनफैक्ट आप लोगों को कन्वर्ट भी करा सकते हैं अपने रिलीजन में। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा भी रहता है, क्योंकि ये कन्वर्जन फोर्सफुल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी फोर्सेबल कन्वर्जन।
तो कई लोगों का ये कहना है कि ज्यादातर कन्वर्जन या तो कोई लालच देकर या इंटिमिडेट कर कर डरा धमका कर किए जाते हैं, इसीलिए समथिंग शुड बी डन अबाउट इट। बट एज ऑफ नाउ द पॉइंट इज यू कैन, देखिए पॉजिटिवली इसका मतलब ये है कि आप अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करिए। इफ पीपल आर अट्रैक्टेड एंड दे वांट टू, इट इज देयर चॉइस टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन, दे कैन। तो रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट प्रैक्टिस, यू कैन प्रोफेस एंड प्रोपोगेट ऑल्सो। आप अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हैं, उसे फैला भी सकते हैं, बट फोर्सफुल कन्वर्जन्स अलाउड नहीं है, रिमेंबर दैट। ऑल्सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक एस्पेक्ट और है, सारे रिलीजन में इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा एक समय था जब राजा रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आप यहाँ नहीं रह सकते, या तो आप स्टेट रिलीजन में कन्वर्ट हो जाइए या फिर आप चले जाइए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को एक सर्टेन टैक्स देना पड़ता था, उनको जो है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। भारत में ऐसा कुछ नहीं है, ऑल रिलीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली। सरकार किसी भी एक रिलीजन को नेगेटिव सेंस में अगर मैं कहूँ तो फेवर नहीं कर सकती। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये बात मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ। इट इज अ प्राइम एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, डीएम बनना है, सीएम बनना है, तो मुझे किसी एक रिलीजन से होना जरूरी नहीं है। आई कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन, आई कैन बी एन एथीस्ट। यानी कि ये गारंटी दी गई है संविधान द्वारा कि गवर्नमेंट रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, इवन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। ये तो हम इक्वालिटी में भी पढ़ के आए थे, नो डिस्क्रिमिनेशन, याद करिए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। रिमेंबर, उसमें एक एस्पेक्ट रिलीजन भी था। देखिए, अब जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट द्वारा चल रहे हैं, उसमें आप किसी एक रिलीजन की सिर्फ बात नहीं कर सकते हो। यू कांट प्रोपोगेट ओनली वन रिलीजन देयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का। मैंने आपसे कहा था इंडियन सेक्युलरिज्म के 2 पॉइंटर्स जरूर याद रखिएगा। एक, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लोगों का कोई भी रिलीजन हो सकता है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहें तो कोई भी रिलीजन फॉलो ना करें। नेक्स्ट, राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, और यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग माइनॉरिटी में होंगे, कुछ लोग मेजॉरिटी में होंगे। और ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी देखिए सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, लैंग्वेज के बेसिस पे है, कल्चर के बेसिस पे है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप पर्टिकुलर एरिया में मेजॉरिटी में है लेकिन दूसरे एरिया में माइनॉरिटी में है। यानी ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, इट कैन बी लैंग्वेज, इट कैन बी कल्चर। माइनॉरिटी ग्रुप्स विल हैव अ कॉमन लैंग्वेज और अ कॉमन रिलीजन, राइट। हो सकता है वो पूरे कंट्री में नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड हो, और मेजॉरिटी द्वारा आउटनंबर्ड हो। देखिए, जब आप कम हैं तो यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर लैंग्वेज, आपकी कोई स्क्रिप्ट है, आपके पास ये राइट है कल्चरल एजुकेशनल राइट्स के तहत, जहां आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई सी भी माइनॉरिटी हैं, चाहे लिंग्विस्टिक चाहे रिलीजियस, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने कल्चर को बचा सकते हैं। और गवर्नमेंट जब ग्रांट्स देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं तो आपको नहीं मिलेगा, या माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंस्टीट्यूट है तो आपको ये ग्रांट नहीं मिलेगी। रिमेंबर, minority community has cultural and educational rights. Then, right to constitutional remedies. The right of all rights, right? ये है हमारा हुकुम का इक्का जिसको कहते हैं। देखिए, अभी तक जितने भी राइट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, उनका कोई मतलब नहीं है अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इस्तेमाल कर कर हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि हमारा ये राइट वायलेट हुआ है एंड वी वांट इट टू बी रिस्टोर्ड। यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो रेमेडी है जिससे आप अपने बाकी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये रीजन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये राइट आपको अधिकार देता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना गया है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट कर सकती है कि एक्सक्यूज मी, ये गलती हुई है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, आप इसको सुधारिए। और याद करिए, इसको सुधारने के लिए जो ऑर्डर निकाला जाता है दैट इज नोन एज रिट्स। दिस हैज बीन डन, you have to correct it,
और करेक्ट करने के लिए क्या बोला जाता है, दैट अ रिट वुड बी इशूड। तो चलिए जितनी भी रिट्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, अच्छा रहेगा। सबसे पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। का मतलब है टू हैव द, ध्यान से देखिएगा, बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब क्या है, जो भी अरेस्टेड पर्सन है that person should be presented before the court. Now what do I mean, let's say somebody has been arrested, आपने उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया, आपने उसको अनलॉफुली अरेस्ट कर लिया और आपने उसको डिटेन कर रखा है अपनी कस्टडी में, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट निकाल के बोलेगा टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी उस इंसान को जिसको आपने अरेस्ट करा है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा सके, प्रेजेंट किया जाए। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने उनको बिना डेफिनेट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के या अनलॉफुली अरेस्ट किया है तो आप उनको रिलीज करेंगे। इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। देन मैंडमस, मैंडमस का मतलब है बी कमांड। लेट्स से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनकी एक ड्यूटी है, XYZ चीज उन्हें करनी है, उन्होंने नहीं करी, आप कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने रिट निकाला और बोला बी कमांड। मैंडमस का मतलब बी कमांड, यानी बोला गया कि आपको ये आपकी लीगल ड्यूटी है और आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी, यू हैव टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर ड्यूटी। देखिए प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, यानी हम जब किसी को रोकते हैं कोई चीज करने से कि टाइम वेस्ट मत करो, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना। सर्टियोरिटी का मतलब है देखिए टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो हायर कोर्ट्स है, हायर कोर्ट से मेरा मतलब है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जब उनको लगता है कि किसी लोअर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई काम करा है, लेट्स से कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वो उसके जुरिस्डिक्शन का नहीं है, अभी केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस केस को चलने से वहीं रोक देगी, फोरबिड करेगी लोअर कोर्ट को कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप इसको नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हैं प्रोहिबिशन कब होगा, जब केस अभी भी चल रहा है, ऑनगोइंग है, और बोलेगा कि यू कांट गो अहेड विद इट, यानी आप इसके आगे नहीं जा सकते। सर्टियोरिटी कब यूज होगा, जब ऑलरेडी कोई जजमेंट आ चुका है लोअर कोर्ट से किसी अथॉरिटी से और वो उनके स्कोप में नहीं था, तो आप उस ऑर्डर को क्या कर देते हैं, क्वैश कर देते हैं। यानी सर्टियोरिटी आफ्टर है और प्रोहिबिशन ड्यूरिंग है, इस अंतर को समझिए। प्रोहिबिशन आएगा जब वो केस चल रहा है, सर्टियोरिटी आएगा जब उस केस का फैसला हो चुका है। फाइनली को वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोर्ट को पता चलता है कि कोई इंसान एक ऑफिस लेकर बैठा है बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू दैट ऑफिस, रिटायरमेंट पहले हो चुका है या लीगल तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ था, तो आप बोलेंगे, पूछा जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस पोजीशन पे बैठे हैं। एंड इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू प्रूव, उनको जो है इमीडिएट रूल से वहां से हटाया जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी, को वारंटो, ये 5 रिट्स याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली आप इसे वापस पढ़ेंगे जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी ने भी काफी अच्छे से समझाया है, यही समझ लीजिए ताकि बाद में आपके लिए कहानी आसान हो जाएगी। ऑब्वियसली आगे हमें एनसीईआरटी ये भी बताता है कि वी हैव नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑन विमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ताकि वो चीजें जो अभी तक नहीं देखी गई या जिन पे अभी तक नहीं काम किया गया उन पर ये बॉडीज काम कर सके। फाइनली अब एनसीईआरटी बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। सबसे पहले ना इसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब आप कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं किसको, स्टेट को, किस लिए, उनके पॉलिसी मैटर्स से रिलेटेड, तब आप बोलते हैं कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रहे हैं। मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ। देखिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी तो उसका समझ में आया कि यार कुछ चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है, बहुत फंडामेंटल है, तो उनको तो हम फंडामेंटल राइट्स में डाल देते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में चाहते हैं कि सरकार और कुछ अच्छा करे। तो 2 तरीके हैं, या तो हम सरकार को ना मैंडेटरी कर देते हैं कि उनको ये सब करना ही पड़ेगा। पर आप समझिए अगर आप इतनी सारी चीज़ें मैंडेटरी कर देते, सरकार के पास उस समय रिसोर्सेज भी नहीं थे, उस समय ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें जो है इन्फोर्सेबल बनाई जा सके।
सरकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा एक काम करते हैं, अपन एक गाइडलाइन बना के देते हैं स्टेट को कि आगे आने वाली जो सरकारें हैं वो इन सारे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब आप यहाँ पर फर्क समझिए, ये एनफोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार इनमें से किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी वो क्या है, एनफोर्सेबल है। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं वो जस्टिशिएबल है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिशिएबल है, यानी इसके लिए आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। फिर सवाल ये आता है कि मैम इनको इंक्लूड क्यों किया। देखिए, ये हमें हमारी गवर्नमेंट पर एक मॉरल प्रेशर बनाती है और हमें भी तो एक यार्डस्टिक देती है कि हम मेजर कर सकें कि गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है बाय लुकिंग कि क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या वो इन पॉलिसी गाइडलाइंस पर काम कर रही है। यानी आप समझिए कितना इंटेलिजेंटली सरकार पर, आने वाली सरकारों पर, गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बनाया गया पर फिर भी उनको प्रेशराइज नहीं किया गया। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, रीजनेबल प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है क्या, एज अ सोसाइटी हमारा देश कौन से गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लाना चाहता है, वो कौन से राइट्स और हैं जो सिटीजन्स को मिलने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो आपने दे दिए, कौन कौन सी पॉलिसीज गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी तक पर अभी तो कोई काम नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डिसीजंस आए हैं जिससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर चाहे वो जमींदारी सिस्टम हो, फिर चाहे वो अबलिशन ऑफ जमींदारी हो, फिर चाहे वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हो, फिर चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन हो, ऑल दिस हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट, राइट। फिर चाहे वो अपलिफ्टमेंट ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पास्ट में भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं और फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ये डेफिनेट बात है। ऑब्वियसली एनसीईआरटी ने हमें छोटे से तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज भी बता दी। तो देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इन द ईयर 1976 एक अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट। तो आप याद कैसे करेंगे, 4+2 6, 1976। तो 1976 में एक अमेंडमेंट आया जिसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट की गई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, 1976 में आए, किससे, 42nd अमेंडमेंट से। बट प्लीज रिमेंबर, ये भी एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करते तो इसके लिए कोर्ट के पास नहीं जाएगी गवर्नमेंट ये बोलते हुए कि इन्होंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं करी। Now it must be noted that our constitution does not make the enjoyment of rights dependent or conditional upon fulfillment of duties. Now finally, last part of this chapter talks about relationship between fundamental rights and directive principles. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, एनसीईआरटी ने हमें क्लियर कर दिया कि ये कहीं ना कहीं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कॉम्पिटिशन है। फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह जरूरी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपनी जगह जरूरी है, और दोनों मिलकर एक बेहतर सोसाइटी, एक हैप्पियर सोसाइटी की रचना करते हैं। फंडामेंटल राइट्स का काम है गवर्नमेंट को कुछ चीजें करने से रोकना ताकि सिटीजन राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट को एक पुश देती हैं टू डू अ सर्टेन थिंग्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स स्टॉप द गवर्नमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड डीपीएसपी पुश द गवर्नमेंट टू डू समथिंग राइट, सिंपल। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरी सोसाइटी की वेलबींग का ध्यान रखते हैं। तो इफ यू लुक एट इट, फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंडिविजुअल ओरिएंटेड, whereas डीपीएसपी ज्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड है। पर देखिए, कभी कभी ऐसा भी हुआ है और हो सकता है कि अगर सरकार डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रही है तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए। अब ऐसे में क्या करेंगे, क्या फंडामेंटल राइट जरूरी है या डीपीएसपी ज्यादा जरूरी है। और ऐसी एक प्रॉब्लम आई भी। दरअसल हुआ क्या, सरकार को, गवर्नमेंट को जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना था, क्योंकि ऑब्वियसली एक फेयर सोसाइटी के क्रिएशन के लिए जमींदारी सिस्टम वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू कंटिन्यू। पर सवाल ये आया क्योंकि इस समय पर एक और राइट था जिसको हम कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी। अब सवाल ये आया
कि जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटीज को एक तरह से आप कम कर रहे हैं या फेयर सोसाइटी का क्रिएशन कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में आप एक राइट को वायलेट कर रहे थे। कौन से फंडामेंटल राइट को? राइट टू प्रॉपर्टी को। अब सवाल ये आया किसको इंपॉर्टेंस दी जाए, डीपीएसपी को या फंडामेंटल राइट्स को? और ऐसे एक लड़ाई छिड़ गई बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, क्योंकि दोनों ने अलग अलग प्रोविजंस पोजीशंस अपना ली। गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम राइट्स को अब्रिज कर सकते हैं क्योंकि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसके प्रोसेस में अगर राइट्स अब्रिज भी हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बोला गया कि कहीं ना कहीं ये राइट्स लोगों के वेलफेयर में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो सेक्रेड है, सैक्रोसेंट है, आप उनको कैसे छेड़ सकते हैं? यू कैन नेवर अमेंड फंडामेंटल राइट्स, और आप उनको लिमिट भी नहीं कर सकते वाइल इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। यानी आप समझ रहे हैं, एक तरफ सरकार थी जिसका ये कहना था कि हम तो राइट्स को चेंज करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें डीपीएसपी को पूरा करना है। दूसरी तरफ जुडिशरी थी जिसका कहना था नहीं, आप राइट्स को बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते, राइट्स तो सेक्रेड है। अब देखिए इसका ये तो डिबेट चलती गई। गवर्नमेंट का ये कहना था, गवर्नमेंट ने बोला क्यों नहीं कर सकते हम, पार्लियामेंट का ये राइट है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बदल सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं बदल सकती? कोर्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, पार्लियामेंट जो है कुछ भी अमेंड कर लेगी लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। फाइनली एक रेवोल्यूशनरी जजमेंट आया इन द केस विच इज नोन एज केशव नंद भारती। और इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केशव नंद भारती केस में देखिए सिंपल बात बोली गई, एक बार के लिए इसको समझ लीजिए कि यस, पार्लियामेंट के पास पावर टू अमेंड है। पहले तो ये बोला गया कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं और आप कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, व्हाइल यू आर डूइंग दिस, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। यानी भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते, जो बेसिक प्रोविजंस हैं उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन क्या था? आप चाहे फंडामेंटल राइट्स चेंज कर लीजिए, आप कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, यस, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, यस, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, बट ध्यान रखिए उसमें कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है कि यू शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज याद रखिएगा, यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फाइनल जजमेंट था, किससे आया? केशवनंद भारती केस से। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 2, बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आपको सारे प्रोविजन समझ में आए। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।